हेलो एंड वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में विदाउट अरिथमेटिक एसबीआई क्लर्क को कैसे क्लियर किया। लास्ट 10 डेज़ में आपको क्या करना चाहिए, मॉक में स्कोर को कैसे इंक्रीज़ करना है और कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जिसको आपको अवॉइड करना है। इस वीडियो में मैं आपको सारा कुछ बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जब मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया था तब मैंने अरिथमेटिक नहीं किया हुआ था। अरिथमेटिक के कुछ चैप्टर्स, कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने प्री के बाद किए थे मेंस को निकालने के लिए। तो इसीलिए सबसे पहले हम रीजनिंग की बात करते हैं कि रीजनिंग को मैंने कैसे स्ट्रॉन्ग किया था कि मेरा बिना अरिथमेटिक के प्री निकल जाए। देखो, आप एक फुल लेंथ मॉक तो लगाओगे, डेली लगाना है एक फुल लेंथ मॉक। तो अब आपको इन 10 दिन में सिटिंग अरेंजमेंट और पजल की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये ही वो टॉपिक है जो हमारा एग्ज़ाम में 20 से 25 तक जो मार्क्स है वो कवर करता है। एक काम और कर सकते हो, जैसे मॉक उठाओ, सेक्शनल मॉक रीजनिंग का, तो 20 मिनट्स होती है उसकी ड्यूरेशन। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने 12 मिनट्स बाद उसको बंद कर देना है। आपने 12 मिनट्स बाद उस मॉक को बंद कर देना है और इन 12 मिनट्स में आपने सीटिंग अरेंजमेंट और पजल, ये दोनों के दोनों चैप्टर करके देखने हैं कि अगर आप एग्ज़ाम में इस वाले टॉपिक को 12 मिनट दे रहे हो और बाकी जो भी आपके चैप्टर्स आ रहे हैं आप उसको 8 मिनट दे रहे हो, तो क्या इन 12 मिनट में आप सीटिंग अरेंजमेंट और पजल सारे कर सकते हो जो भी आए हैं। पीओ में हम कह सकते थे या और एग्ज़ाम में हम कह सकते हैं कि एक सेट छोड़ दो, 2 सेट छोड़ दो, बट क्लर्क में हम कह ही नहीं सकते। मैं आपको ये कह ही नहीं सकती कि आप सीटिंग अरेंजमेंट और पजल में से एक भी सेट छोड़ के आओ। आपने वहाँ सारे के सारे सेट करने हैं, बट आपने खुद को 12 मिनट्स तक लेके आना है कि मैं सीटिंग अरेंजमेंट और पजल को 12 मिनट में कर सकता हूँ जो भी मेरे सेक्शनल मॉक में आ रहे हैं। एक तो आप ये काम कर सकते हो, ठीक है, जो मैंने किया हुआ है। देखो, जो मैंने किया हुआ है मैं आपको वो बता रही हूँ। इस चीज़ का फ़ायदा कैसे लेना है, मेरी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है या इसको थोड़ा चेंज करके फॉलो करना है, वो आपके ऊपर है। जो मैंने किया मैं आपको वो बता रही हूँ, ठीक है। बट इस चीज़ को फॉलो करने के लिए ना आपके ये सारे के सारे चैप्टर्स एकदम क्लियर होने चाहिए। आप पहले इन चैप्टर्स में श्योर होने चाहिए कि मेरा एक भी मार्क्स यहाँ से नहीं कटेगा, फिर ही आप इसकी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर पाओगे ना। अगर आपके यही वाले टॉपिक्स ही तैयार नहीं है, फिर हम इस पे कैसे मूव करेंगे। सबसे पहले आपके ये मिसलेनियस वाले टॉपिक्स एकदम से तैयार होने चाहिए। आप श्योर होने चाहिए कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ गया मेरा एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। जैसे अगर मैं सिलोगिज्म की बात करूं तो ये सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है चैप्टर बाकी चैप्टर्स के कंपैरेटिवली भी, बिकॉज इसमें से हमें 4 क्वेश्चंस तो मिनिमम देखने को मिल जाते हैं और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो 4 to 5 भी मिल सकते हैं। ठीक है, अब ये किस शिफ्ट में आ जाए मुझे वो नहीं पता, बट आता ज़रूर है और मैंने भी अपने चैनल पे सारा सिलोगिज्म पढ़ा रखा है, आप वहाँ से भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आपके ये सारे टॉपिक्स एकदम क्लियर होने चाहिए, फिर आप ये वाली स्ट्रैटेजी को एक बार फॉलो करके देखो। अगर आपकी ये स्ट्रैटेजी बैठती है फिर तो ठीक है, नहीं तो रहने दो, अपनी कोई और स्ट्रैटेजी को ढूंढो। पेपर क्लियर करने के लिए एक स्ट्रैटेजी आपको बनानी ही पड़ती है, ठीक है, चाहे तो ये वाली आप फॉलो कर सकते हो चाहे कोई और। बट मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि रीजनिंग में फुल लेंथ के साथ साथ आपको सेक्शनल भी लगाना है। जितना टाइम हो सके ना आपने रीजनिंग को देना है। ये 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जो प्रैक्टिस की डिमांड करते हैं। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस इन दोनों चैप्टर्स की करोगे ना उतनी ज़्यादा आपकी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। रीजनिंग में आप खुद देखो, ये वाले 2 चैप्टर्स 25 मार्क्स का वेटेज रखते हैं और बाकी की अगर मैं बात करूँ 10, ठीक है। तो आपको खुद भी तो पता है ना कि सबसे ज़्यादा वेटेज ये वाले 2 चैप्टर रखती हैं, तो आप इन्हीं चैप्टर से भागने लग जाते हो। बट आपने इन्हीं चैप्टर्स की प्रैक्टिस करनी है और कम करते 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 आपने इसको कम टाइम पर लेकर आना है कि मैं इन चैप्टर्स को मैक्सिमम 12 to 13 मिनट्स में कंप्लीट कर दूं अपने एग्ज़ाम में, फिर ही आपका रीजनिंग सेक्शन अच्छा होगा। ठीक है, जैसे 12 मिनट्स पूरे हो गए आपके मॉक में, 8 मिनट रह गए, ठीक है, आप ये वाले मॉक को बंद कर दो। आप फिर देखो, एनालाइज करो कि मैंने कितने सेट कर लिए सिटिंग और पजल की, कितने सेट मेरे हो गए, कितने मेरे रह गए। तो आप ये जज करो कि मैं कितने मिनट में कर सकता हूँ। और सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के आप चैप्टर वाइज टेस्ट भी देने स्टार्ट कर दो। यहाँ से आपको बॉक्स बेस मिलती है, डे बेस, जैसे भी आपको पता तो लगे ना कि आप कितनी कर पा रहे हो कितने मिनट में। इसके साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी।
ठीक है ना, आपका दिमाग तो चलेगा ना इन दोनों चैप्टर्स में। तो बेसिकली अगर किसी को रीजनिंग में मॉक में मार्क्स इंक्रीज करने हैं तो सबसे पहले उसको अपने ये वाले 2 चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। अभी अगर मैं आपको 10 डेज़ में बताऊँ आपको क्या करना है रीजनिंग में, आपको फुल लेंथ मॉक तो देना ही देना है, बट आपको रीजनिंग का एक सेक्शनल मॉक भी देना है और उसके साथ साथ आपको इन दोनों चैप्टर्स की प्रैक्टिस करनी है। तो अभी हम बात करते हैं क्वांट की। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर किसी बच्चे का अरिथमेटिक स्ट्रॉन्ग नहीं है और वो ये सोच रहा है कि अभी तो मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा या मैं कुछ नहीं कर सकता बिकॉज मैंने अरिथमेटिक ही नहीं किया प्री के लिए, तो मैं ये कहती हूँ कि वो बिल्कुल गलत सोच रहा है। आप बिना अरिथमेटिक के भी आराम से एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो जैसे मैंने किया। अभी मैंने आपको रीजनिंग की स्ट्रेटजी तो बताई। वो मैंने क्यों कहा कि आपको रीजनिंग बहुत ज़्यादा अच्छे से करनी होगी। मेरा अरिथमेटिक वीक था, इसीलिए मैंने अपने रीजनिंग सेक्शन को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया था कि मैं उसमें से अपना एक भी नंबर ना जाने दूँ अगर मेरे मैथ्स में से कम आ रहे हैं तो। ठीक है, तो मैं बताती हूँ मैंने तब क्या क्या किया था। एक तो मैंने तब अपना ये स्पीड मैथ्स वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया था बिकॉज मुझे पता था कि मैं अरिथमेटिक भी छोड़ के बैठी हूँ, और अगर मैं इस सारे चैप्टर्स में से ऐसा कहूँगी कि यार मेरे हो भी सकते हैं ठीक, नहीं भी हो सकते, फिर तो कभी नहीं चलेगा। इसीलिए मैंने हर टॉपिक को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया था कि मैं इसमें से अपना एक नंबर भी नहीं जाने दूँगी, चाहे वो रॉन्ग नंबर सीरीज़ आए चाहे मिसिंग नंबर आए, मैं एक नंबर भी कहीं नहीं जाने दूँगी। ठीक है, तो एक तो मैंने ये स्ट्रॉन्ग किया था। एक मैंने तब की थी प्री बेस जीआई। प्री बेस जीआई होती है ना, आपको भी पता होगा, जो बहुत इजी होती है डीआई, जिसमें रेशो पूछ लेता है, परसेंटेज मोर और लेस पूछ लेता है, ठीक है, ऐसा कुछ पूछ लेता है, तो वो डीआई इजी होती है, वो आसानी से बन जाती है। एक तो मैंने ये किया था अपना स्पीड मैथ्स का पोर्शन स्ट्रॉन्ग, एक मैंने अपना डीआई का पोर्शन स्ट्रॉन्ग कर लिया था। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि मेरा अरिथमेटिक नहीं हुआ तो वो इन 10 दिन में अपनी रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करने में ध्यान दे, ठीक है ना, और अपने स्पीड मैथ्स और डीआई को इतना स्ट्रॉन्ग कर ले कि मैं इनमें से अपना एक भी नंबर नहीं जाने दूंगा। तो बहुत हाई केस है कि विदाउट अरिथमेटिक भी आप एग्ज़ाम क्लियर कर लो। देखो अभी आप अरिथमेटिक तो कर नहीं सकते, अभी अगर आप कोई न्यू चैप्टर को करने जाओगे ना तो आपकी पीछे वाली रिवीजन सारी रह जाएगी। तो मेरी अगर सलाह मानो तो मैं तो यही कहूँगी कि अपनी जो चीज़ें ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है उसको और स्ट्रॉन्ग करने पे ध्यान दो, ना कि वो चैप्टर्स को उठाने लग जाओ जो आपने एक बार भी नहीं किए। बिकॉज अगर आप ऐसा करोगे ना तो आपके वो न्यू चैप्टर्स होंगे और आप पीछे वाला भी आपका पॉलिश नहीं हो पाएगा। तो अरिथमेटिक अगर जिस बच्चे का नहीं हुआ तो उस पे जाने से पहले आप ये सोचो कि मैं अपने बाकी जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं उसको कैसे इतना स्ट्रॉन्ग करूं कि एग्जाम में मुझे उस पर कम टाइम लगे। ठीक है ना, तो आपने स्पीड मैथ्स और डीआई को बहुत अच्छे से कर लेना है। और रही बात क्वांट में मॉक का स्कोर इंक्रीज़ करने की, तो आपको कैलकुलेशन पे ध्यान देना पड़ेगा कि कितनी जल्दी आप एक क्वेश्चन को निकाल सकते हो, आपकी कैलकुलेशन अच्छी है या नहीं है, आपको एक एक चीज़ करने में कितना टाइम लग रहा है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस। तो अल्टीमेटली अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी तो वो आपको स्पीड मैथ्स में भी काम देगी, वो आपको डीआई में भी काम देगी, और जब आप अरिथमेटिक करोगे आपको तब काम देगी। तो आपको मैथ में क्वांट में मॉक का स्कोर इंक्रीज करने के लिए आपको अपनी कैलकुलेशंस को अच्छा करना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी हम मूव करते हैं इंग्लिश पे। तो चलो अभी हम बात करते हैं इंग्लिश की। जो चीज़ें हर बार आती हैं पहले हम उन पे बात करते हैं। एक तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो आएगा ही आएगा, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता ही आता है। और एक आता है पैराजंबल या क्लोज टेस्ट में से एक चीज़, पैराजंबल या क्लोज टेस्ट में से एक चीज़ आती है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता ही आता है। आपको क्या करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो हर कोई करता ही करता है, आपको पैराजंबल और कॉम्प्रिहेंशन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से करना है। किसी शिफ्ट में क्लोज टेस्ट आता है, किसी शिफ्ट में पैराजंबल आता है, ठीक है, तो इन दोनों टॉपिक्स को आपने बहुत 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 अच्छे से करना है, क्या पता आपकी शिफ्ट में कौन सा आ जाए। अब पैराजंबल में भी एक तो आता है कि फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे कौन है, एक आता है ABCDE ऐसे वाला, ठीक है, तो आपको इस दोनों तरह के ही पैराजंबल करने हैं और क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है। आपको 5 मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है ना, समझ रहे हो ना बात को। और एक आता है एरर डिटेक्शन, जो कि हर बार ही देखने को मिल जाता है, ठीक है, वो भी 5 मार्क्स का आता है।
मैं अभी अपनी बात बताती हूँ पहले यहाँ तक। ये मेरे तो 5 मार्क्स तो एकदम पक्के थे। अगर मैं अपनी बात करूँ तो ये मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, ठीक है। ये 5 मार्क्स तो मैं कहीं जाने नहीं देती थी, बट एरर डिटेक्शन ना बहुत कम होता था मेरे से। कहने का मतलब अगर 5 आए हैं ना तो उसमें से मेरे 3-4 गलती होते थे, तो मैं ये कम ही करना प्रेफर करती थी एरर डिटेक्शन। आई एम श्योर आप में से बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनका एरर डिटेक्शन स्ट्रांग नहीं होगा, और अगर वो एरर डिटेक्शन पे गेस वर्क करते होंगे तो उनके 5 में से शायद 1 भी नंबर ना आता, ठीक है ना। तो अभी इस टाइम पे हमने उन चीज़ों के पीछे नहीं भागना है जो चीज़ें हमारी गलत हो रही हैं। हमने उन चीज़ों के पीछे भागना है जहाँ से हम नंबर निकाल सकते हैं। एक तो 5 मार्क्स यहाँ से आ गए, और एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने के लिए ना हमें मैक्सिमम 9 to 10 मिनट्स चाहिए ही चाहिए होते हैं, और मैं ये एंड पर करती हूँ, ठीक है। मैं ये एंड पर करती हूँ, ये मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, इसीलिए मैं इसको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से पहले करती हूँ। मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड पे करती हूँ कि मेरा बाकी सारा कुछ हो गया एग्ज़ाम में, जितना मुझे आता था, अब मैं आराम से ये वाला टॉपिक करूँगी। अगर ये जितने भी मार्क्स का आई, लेट्स सपोज ये 8 to 10 मार्क्स का आ गया, ठीक है, और 5 मार्क्स का हमारा ये हो गया था। देखो, एक तो ये चीज़ होगी, ये चीज़ का मैंने आपको बता दिया। कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्बल, क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन के बिना जो भी चीज़ें आ रही हैं पहले आप उन पे जाओ। उनमें से जो भी आप कर पा रहे हो पहले वो ख़त्म कर लो। जितना भी आपको लगता है कि हाँ मैं अब इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, जो जो मुझे आता था मैंने वो कर लिया। जैसे मैं कैसे करती थी पहले वो सुनो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को मैंने छोड़ दिया, पैराजम्बल, क्लोज टेस्ट को मैंने छोड़ दिया, एरर डिटेक्शन को छोड़ दिया। अब ये चारों टॉपिक्स को छोड़ के जो भी आया होता था ना, मैं पहले वो करती थी कि मैं इसमें से कितने नंबर निकाल पा रही हूँ, ठीक है। मैं पहले वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितना मुझे आता था मैं वो कंप्लीट कर लेती थी। उसके बाद मैं जाती थी ए वाले टॉपिक पे। इनमें से जो भी एक आया होता था मैं वो फिनिश करती थी। एरर डिटेक्शन में बिल्कुल एंड पे, अगर मेरे पास टाइम होता था। फिर मैं करती हूँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। जब मैंने पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लिया, अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में से मुझे जितना आता है उतना मैंने कर लिया, उसके बाद भी मेरे पास 2-3 मिनट बचे हैं, फिर मैं एरर डिटेक्शन को देखती थी कि क्या इसमें से मुझे श्योर है कोई एक जो मुझे देखते ही पता लग जाए, ठीक है। तो ये मेरा तरीका रहता था करने का। अभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ना आपको पढ़ने के लिए भी टाइम चाहिए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 4 मिनट ही लगाने हैं पढ़ने के लिए, और बाकी टाइम आपको देना है क्वेश्चंस करने पे, ठीक है। तो अभी आपने क्या करना है, आपने क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, आपने पैराजम्बल की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। कहीं से भी करो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के भी इतने सारे मॉक आते हैं, टेस्ट आते हैं, आप वहाँ से भी कर सकते हो। सेल्फ प्रैक्टिस करनी है आपको कि आप कितने टाइम में एक पैराग्राफ पढ़ के उसके क्वेश्चन कर पा रहे हो, ठीक है। और इंग्लिश में मॉक का स्कोर कैसे इंक्रीज़ करें, सबसे ज़्यादा बढ़िया तरीका जो है ना इंग्लिश में मॉक का स्कोर इंक्रीज़ करने का, वो है किसी भी मॉक की एनालिसिस। जब आप किसी भी मॉक की डिटेल में एनालिसिस करते हो ना इंग्लिश की, तो आपको हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है। जैसे सपोज कि आपका कोई क्वेश्चन गलत हो गया, फिर आप उसके सोल्यूशन में गए, आपने उसका एनालिसिस किया, आपको एक चीज़ नई सीखने को मिली। जैसे एरर डिटेक्शन ही लगा लो, आपने फुल मॉक का एनालिसिस करना है, चाहे कोई चीज़ आपको आती है चाहे नहीं आती। 5 एरर डिटेक्शन आए, आपने एक भी नहीं किया, बट उन 5 का सोल्यूशन देख लिया, तो आपके माइंड में हर दिन कुछ नया ऐड होता रहेगा। क्या पता एग्जाम में जाके वही एरर डिटेक्शन वैसा ही आ जाए जैसा आपने एनालिसिस में देखा हो। ऐसे कुछ पता नहीं होता। तो सबसे ज़्यादा बढ़िया तरीका है ना जो इंग्लिश में मॉक का स्कोर इंक्रीज करने का, वो है उसकी एनालिसिस करना, डिटेल एनालिसिस करना, ठीक है। अगर आप 20 मिनट्स दे रहे हो इंग्लिश के मॉक को करने के लिए, तो आप एनालिसिस में 30 मिनट्स दो, ठीक है। और इसका कोई भी तरीका नहीं है। और अपने स्ट्रॉन्ग और वीक टॉपिक्स को फाइंड करो कि मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स कौन से हैं और मेरे वीक टॉपिक कौन से हैं। स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो कि ये मेरे पक्के होंगे, फिर वीक को धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में लेकर आओ, ठीक है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि इन 10 दिनों में ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है, ठीक है। तो अभी उस पर मूव करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट मिस्टेक बताती हूँ। हर कोई क्या करता है इस टाइम पे ना, बच्चा क्या करता है, उसको होता है कि पुराने टॉपिक्स तो मेरे हो ही गए, उसको ये लगता है, और वो नए टॉपिक्स को करना शुरू कर देता है। जैसे सपोज किसी का अरिथमेटिक नहीं हुआ
तो वो देखता है कि अरिथमेटिक का कितना लो लेवल आ रहा है, तो मैं उन टॉपिक्स को ना कर लेता हूँ, जैसे 7-8 क्वेश्चन ना एक एक चैप्टर में से कर लेता हूँ, जो भी अभी टीचर्स करवा रही हैं ना, कि मैं थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा कर लेता हूँ अरिथमेटिक, और मैं उसमें से कुछ तो करके आऊँगा। बट वो यहाँ पर ये भूल जाता है कि अगर वो अभी नया करने जाएगा ना, वो पीछे वाला भी भूल जाएगा। देखो अभी आपके पास 10 दिन है, और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए या एग्ज़ाम को ख़राब करने के लिए आपको 10 दिन ही चाहिए। कैसे? देखो, अगर आपने ये 10 दिन में अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, जी जान से 10 दिन आप लगे रहे मॉक देने में, एनालिसिस में, तो आपका पेपर पक्का क्लियर होगा। बट 10 दिन से पहले तक आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली और लास्ट वाले 10 दिन ही प्रैक्टिस नहीं की, तो मैं पक्का कह सकती हूँ एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, चाहे 10 दिन पहले आपने कितनी भी अच्छे से प्रैक्टिस की हो। तो इन 10 दिनों में ना आपको उन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए जो आपकी बढ़िया हैं, जो आपने अच्छे से कर रखी हैं। आपको उनकी रिवीजन करनी चाहिए, आपको उनकी स्पीड को इंक्रीज करना चाहिए, ना कि आपको अभी नया कोई भी चैप्टर शुरू करना चाहिए। तो एक तो बच्चा सबसे बड़ी गलती ये कर लेता है कि वो न्यू चीज़ों की तरफ भागने लग जाता है। 10 दिन में मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भूलकर कि मुझे पुराने टॉपिक्स की ही रिवीजन करनी है, पुराने टॉपिक्स की ही स्पीड इंक्रीज करनी है, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी गलती ये कि आप मॉक टेस्ट तो दे लेते हो बट उसका एनालिसिस अच्छे से नहीं करते। बिकॉज अभी 10 डेज़ में आपको होता है कि मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। जैसे अभी 2 घंटे हैं, तो बच्चा सोचता है कि कहाँ मैं 2 मॉक टेस्ट लगा लूँगा और कहाँ 2 घंटे में मैं एक ही मॉक लगा पाऊँगा एनालिसिस के साथ। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जो बेस्ट ऑप्शन है वो ये वाला है। चाहे आप 2 घंटे में एक मॉक टेस्ट लगाओ, बट उसका एनालिसिस इस टाइम पर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सपोज ये आपका फर्स्ट मॉक है आज से, ठीक है, आपने इसमें एनालिसिस कर लिया, तो आप सेकंड डे नेक्स्ट डे वो मॉक में वो वाली गलती नहीं करोगे। बट यहाँ पर आप चाहे 100 मॉक दे लो, आपकी वो गलती नहीं सुधरेगी, आपकी गलती सुधरेगी एनालिसिस के साथ। इस टाइम पर ना बच्चा एनालिसिस को बहुत कम कर देता है, बल्कि इस टाइम पर आपको एनालिसिस किसी भी मॉक टेस्ट का सबसे ज़्यादा करना है। तो ये मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है। ना तो आपने उन टॉपिक्स को उठाना है जो टॉपिक्स आपने कभी करे ही नहीं, और ना तो आपने मॉक पे मॉक देते जाना है विदाउट एनालिसिस। ये 2 गलतियां ऐसी हैं जो आपका पेपर कभी क्लियर नहीं होने देती। ये मैंने सारा कुछ बता दिया कि मैंने कैसे किया था। अब आप ये डिसाइड करो कि आपने कैसे करना है, ठीक है ना। आपने मेरी ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है या उसमें कुछ चेंज करना है। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगती है, अगर आपको लगता है कि इस स्ट्रैटेजी से आपका भी हो जाएगा, तो आप इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। और अगर आपको नहीं लगता, आपको लगता है कि आप इसमें कुछ चेंज कर सकते हो और अपनी एक अच्छी स्ट्रैटेजी और बना सकते हो, तो आप वैसे करो। बिकॉज हर कोई सेम नहीं होता। ये मैंने आपको अपनी स्ट्रैटेजी बता दी, ठीक है ना। ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए वर्क की, क्या पता आपके लिए वर्क ना करें, क्या पता आपके लिए भी वर्क कर जाए, वो आपके ऊपर है। हर किसी का माइंड अलग अलग होता है। ये मैंने अपना बता दिया कि मैंने कैसे एग्ज़ाम को क्लियर किया था, ठीक है। मैंने सारा कुछ बता दिया आपको इसमें। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।